एनर्जी सेम रहेगा, सेम होगा। तो आप अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने पीजी लेवल पे या यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट डिस्कस किया हो स्टार इफेक्ट के लिए, जब कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो स्प्लिटिंग हो रही है और ना ही एनर्जी लेवल में कोई चेंज है, अनपर्टर्ड और पर्टर्ड पार्ट के लिए ग्राउंड लेवल का एनर्जी सेम है, जब सेम होगा तो देयर इज नो स्टार्क इफेक्ट फॉर ग्राउंड स्टेट। देयर इज नो, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड कर रहे हैं तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट का कंसेप्ट आएगा। देयर इज नो लीनियर स्टार्क इफेक्ट फॉर ग्राउंड लेवल। ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑर्डर ही पूछा था, बट कहीं अगर ये रिक्वायर्ड होगा तो सेकंड ऑर्डर अगर पूछा जाता है ग्राउंड लेवल के लिए तो ये आपको हिंट किया है समेशन ओवर m, बट m नॉट इक्वल्स टू 1, phi m perturbation minus e naught z phi 1 mod square divided by e10 माइनस em0। अब यहाँ पे कंपेयर करें, ये जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में आपको यहाँ पे फाइंड करना है कोई भी n की वैल्यू को आप यूज कर लें इस m के लिए। n को सपोज आप 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, n l m phi m के लिए 3 क्वांटम नंबर्स n l m मैंने इंक्लूड कर लिया, z और phi 1 को मैंने psi 100 ले लिया ग्राउंड स्टेट के लिए। अगर ये ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो अगर n को आप 2 ले रहे हैं 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए, ये टर्म को कंपेयर कर सकते हैं, और 2p और 1s के लिए आप इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे जब इंटीग्रल पार्ट को ओपन करेंगे, अगर इंटीग्रेंड नॉन जीरो आए, आगे ये सेम कंसेप्ट आगे रिपीट भी होगा कहीं इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो ये टर्म किसी ना किसी स्टेट के लिए नॉन जीरो बन जाएगा। जब भी ये इंटीग्रेंड इवन बनेगा तो ये रिजल्ट नॉन जीरो आ जाएगा, और जैसे ये नॉन जीरो लेंगे, ये टर्म की वैल्यू नॉन जीरो लेंगे, तो ये आपको कंफर्म रहेगा कि श्योरली ये नॉन जीरो बनेगा। इट मीन्स ऑल ब्रैकेट्स यहाँ पे जीरो नहीं बनेंगे। जब जीरो नहीं बनेंगे तो सेकंड ऑर्डर जो टर्म है वो नॉन जीरो बनेगा। जैसे ही नॉन जीरो होगा, एनर्जी करेक्टेड टू सेकंड ऑर्डर जब आप फाइंड करेंगे, अनपर्टर्ड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस सेकंड ऑर्डर करेक्शन। जब सेकंड ऑर्डर करेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंट्रीब्यूशन ई नॉट बनेगा, नेगेटिव आएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो क्वाड्रेटिक बिहेवियर यहाँ पे इंक्लूड हो गया, एनर्जी चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो देयर इज क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट फॉर ग्राउंड लेवल। लीनियर स्टार्क इफेक्ट तो नहीं है, बट क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट है। सेकंड ऑर्डर तक आप करेक्शन फाइंड करेंगे तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन से एनर्जी चेंज हो जाएगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर तक फाइंड कर रहे हैं तो एनर्जी अनचेंज है। तो बुक में आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टेटमेंट जरूर पढ़े होंगे कि देयर इज नो लीनियर स्टार्क इफेक्ट बट क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन में कहीं ये यूज हो रहा होगा तो जरूरी नहीं कि ऑल टर्म को फाइंड करें क्वाड्रेटिक के लिए, आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंडीशन नॉन जीरो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर के टर्म्स में। ये ई नॉट नोटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। इसकी पावर में ये जो कोफिशिएंट है, अगर फर्स्ट ऑर्डर में इसकी पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, इसकी पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर बनेगा, जो आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। बट इस प्रॉब्लम में ये नॉट नहीं था, सेकंड ऑर्डर फाइंड करना किसी प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होगा तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बट अब आपको फाइंड करना है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड लेवल फर्स्ट ऑर्डर चेंज इन एनर्जी, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए एन वैल्यू 2 लेंगे, जो प्रॉब्लम में मेंशन भी किया हुआ है। ग्राउंड लेवल के लिए n = 1 और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए n = 2। जैसे ही n आपको कंफर्म हुआ, l की वैल्यूज आपको कंफर्म हो गई 0 और 1, m की वैल्यूज आपको कंफर्म हो गई 0 + 1 0 - 1, 4 वैल्यूज। तो ये नोटेशन आपको
साई एनएलएम नोटेशन में भी आपको हिंट किया हुआ है और ड्राक नोटेशन में भी आपको ये हिंट किया हुआ है। तो 4 स्टेट्स यहाँ पे मिलेंगी आपको 200, 210, 211, 21-1। ये 4 नोटेशंस आपको मैंने बता दिए। दीज स्टेट्स के लिए जो डिजेनेसी फैक्टर था विदाउट स्पिन एन स्क्वायर, एन वैल्यू 2 प्लेस किया तो 4 आता है, 4 फोल्ड डिजेनरेट बताया था। तो ये आपको यहाँ पे इन स्टेट्स के लिए एनर्जी सेम बनेगा। अनपर्टर्ब्ड की जो एनर्जी है विदाउट फील्ड -13.6/4 E20 -13.6/n² से ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी अब आपको कंफर्म है 4 फोल्ड डिजेनरेट है विदाउट स्पिन, आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। और इन्हीं को मैं ड्राक नोटेशन में अगर रिप्रेजेंट करूं NLM, तो 200, 210, 211, 21+1, ये 4 स्टेट्स आपको ड्राक नोटेशन के नोटेशन में कंफर्म हो जाएंगी। और नेगेटिव क्वांटम नंबर को 1 बार से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो दीज 4 स्टेट्स के लिए सेम एनर्जी बनेगा, इसलिए डिजेनेसी आपको यहाँ पे 4 फोल्ड है। तो डिजेनेसी आपको कंफर्म हो गया। जैसे ही डिजेनेसी कंफर्म होगा, ये स्टेट्स के नोटेशंस अनपर्टर्ब्ड के लिए आपको कंफर्म हो गए, तो आप सेक्युलर डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और सेक्युलर डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होगा वो 4x4 ऑर्डर बनेगा। डिजेनरेट परटर्बेशन थियरी आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विदाउट स्पिन भी जो स्टेट्स ये एनर्जी है वो डिजेनरेट है। फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट जब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो HP11, तो मैं यहाँ पे इन स्टेट्स के नोटेशन में इसको नंबरिंग कर रहे हैं हम 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। जो 4 फोल्ड डिजेनरेट में अल्फा वैल्यू आप नोट करते थे 1, 2, 3, 4 तक वैल्यूज मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो ये फॉर्म बनेगा HP11 माइनस करेक्शन इन एनर्जी, HP12, HP13 एंड HP14। ऐसी HP21, HP22 माइनस करेक्शन इन एनर्जी। ऑल एलिमेंट्स आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो पहले आपको फॉर्म बताया हुआ है। HP23, HP24, थर्ड रो HP31, HP32, HP33 माइनस करेक्शन इन एनर्जी, HP34। लास्ट रो HP41, HP42, HP43, HP44 माइनस करेक्शन इन एनर्जी। अब ये एलिमेंट्स यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। जो फर्स्ट नंबर है वो 200 के लिए है, तो इसका जब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो इसी स्टेट का ब्रैकेट के साथ ये HP ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दीज स्टेट्स के नोटेशन में मैं ये आपको एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में सेक्युलर डिटरमिनेंट के लिए। टू 200 नंबर 1 पे यही स्टेट था, इसी का कैट वेक्टर, इसका ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट के लिए आएगा और यहाँ पे डायगोनल टर्म है तो फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंस भी करेंगे एनर्जी करेक्शन को। अब इस रो के लिए ये ब्रैकेट सेम रहेगा ऑल टर्म्स में। ओनली नेक्स्ट कॉलम पे आपको इंडिसेस जो आपका रिप्रेजेंट है 2, ये कॉलम 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, तो कैट वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। 210 नेक्स्ट एलिमेंट 200 HP, 211 200 HP, 21-1। ये दीज स्टेट्स के नोटेशन में
सेक्युलर डिटरमिनेंट आपको रिप्रेजेंट करना है पहले, फिर ये एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट रो के लिए नेक्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट है उसका बड़ा वेक्टर आप यूज करेंगे। तो 210 HP 200, फर्स्ट कॉलम के लिए कैट वेक्टर सेम रहेगा, रो के लिए बड़ा वेक्टर सेम रहेगा। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 210 HP 210, बट डायगोनल टर्म है तो करेक्शन टर्म यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 210 HP 211, सेकंड रो लास्ट एलिमेंट 210 HP 21 -1, थर्ड रो नेक्स्ट स्टेट 211 है, तो नेक्स्ट स्टेट के बड़ा वेक्टर को आप यहाँ पे फिक्स करेंगे थर्ड रो के लिए 211 HP 210 211 HP 211 माइनस करेक्शन इन एनर्जी 211 HP 21 -1 21 -1 HP 200 21 -1 HP 210 21 -1 HP 211 21 -1 HP 21 -1 माइनस करेक्शन इन एनर्जी। ये आपको ऑल एलिमेंट्स स्टेट जो आपको NLM में रिप्रेजेंट किया है उनके टर्म्स में नोट हो गए। 3 क्वांटम नंबर्स हैं, 3 इंडिसेस में, फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दीज एलिमेंट्स को अगर आप चेक करें तो 4x4 में 16 एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है और ईच एलिमेंट में आपको 3 इंटीग्रेशंस हैं। तो सेक्युलर डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को यहाँ पे फाइंड करना मोर टाइम कंज्यूमिंग है, बट इनको तो प्रॉब्लम कंप्लीट करना है तो ये फाइंड करना होगा। और इसको फाइंड करने के लिए पहले ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो यहाँ पे HP पार्ट के लिए हैं उनमें एनालॉजी अगर आप करें तो किसी भी मैट्रिक्स एलिमेंट को आप लाइक दिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट में ब्रा वेक्टर और कैट वेक्टर में आप चेक करिए 16 एलिमेंट्स में n वैल्यू सेम है, तो मैंने n को सेम कर दिया कैट के लिए भी और ब्रा वेक्टर के लिए भी। बट L और M जनरली सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो ये N L M L डैश M डैश HP, ये मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा जनरली यहाँ पे। अब परटर्वेशन टर्म आपको पता है, ये पार्ट है परटर्वेशन टर्म। इसी को आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में -E0 r cos थीटा नोट कर सकते हैं, z की फॉर्म r cos थीटा। अब इसको अगर आप ओपन करें तो -E0 कांस्टेंट टर्म, एक r डिपेंडेंट इंटीग्रेशन 0 to ∞, एक थीटा डिपेंडेंट टर्म। अभी मैं यहाँ पे जस्ट फाई डिपेंडेंट टर्म को शो कर रहा हूँ और फाई डिपेंडेंट टर्म यहाँ पे एजीमुथल वेव फंक्शन इस m डैश पार्ट से एक्सपोनेंशियल -I m डैश फाई और इस पार्ट से एक्सपोनेंशियल I m फाई, ये कंडीशन बनेगी। दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट ऐड हो गए और ऐड होके आपको ये टर्म बना एक्सपोनेंशियल -I m डैश m फाई d फाई। लास्ट लेक्चर में ये इंटीग्रल वैल्यू आपको बताया था। ये पॉइंट रिलेट कर पा रहे होंगे सभी? यस सर। जी सर। तो ये वैल्यू कब नॉन जीरो होगा, कब जीरो होगा? बोलिए। m डैश इक्वल से अगर बराबर होंगे तो हमारे बराबर हो पास जाएंगे। होगा। अगर ये डिफरेंट हो जाएं, अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हो जाएं तो ये इंटीग्रल वैल्यू जीरो बताया था। यस सर। हाँ सर। अगर अब ये वैल्यू चाहे जीरो आए चाहे नॉन जीरो आए, बट ये वैल्यू जीरो होते ही ये टोटल मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू जीरो आएगी। यस सर। तो m के लिए आपको यहाँ पे रूल पता चल गया कि इस पार्ट से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कंपेयर करके दी 16 एलिमेंट्स में आप सम एलिमेंट्स को जीरो और नॉन जीरो चेक कर सकते हैं। अगर जीरो होगा तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप जीरो प्लेस कर सकते हैं। जब नॉन जीरो होगा
तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसी पार्ट को एल के लिए कंपेयर करेंगे। ये इंटीग्रेशन को ओपन करें, ऑल स्पेस पे इंटीग्रल है, ऑल वैल्यूज पे, साई एन एल डैश एम डैश स्टार। एचपी पार्ट में जेड कंपोनेंट है क्वेश्चन पार्ट के लिए, और माइनस ई नॉट मैंने आउटर में नोट कर दिया है, साई एन एल एम डी टॉ। अगर ये पार्ट को कंपेयर करें तो जेड वैल्यू ऑड है। अगर इस इंटीग्रेंड की पेरिटी ऑड हो जाए तो रिजल्ट 0 बन जाएगा। और ऑड पेरिटी चेक करने के लिए अब आपको ये यहाँ पे कंपेयर करना है, क्योंकि ये टर्म ऑड है। अब ये टर्म पे जाइए, ये प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट की पेरिटी अगर इवन बन जाए तो ये इंटीग्रेंड ऑड बन जाएगा। और पेरिटी इवन कब बनेगा? जब ये एल डैश और एल मैच कर जाएं। यहाँ पे तो या तो मैच करेंगे या डिफरेंट होंगे, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप थोड़ा कंपेयर करिए। जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं तो डेल्टा एल, जो आप एल डैश माइनस एल ले रहे होंगे तो ये सिलेक्शन रूल पड़े होंगे +-1, पेरिटी चेंज होगी या नॉन जीरो होगी, वो ट्रांजिशन के लिए आप एक सिलेक्शन रूल पड़े होंगे। बट यहाँ पे उसी तरह से आपको चेक करना है कि ये इंटीग्रल वैल्यू, ये मैट्रिक्स एलिमेंट कब जीरो बनेगा, कब नॉन जीरो। और रिकॉल करिए पेरिटी को आप लोग -1 पावर एल पढ़ते होंगे वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इस स्टेट की पेरिटी, इस टर्म की पेरिटी -1 पावर एल डैश से स्पेसिफाई होगी, और यहाँ पे पेरिटी -1 पावर एल से। अगर दोनों वैल्यूज मैच कर जाएं तो पेरिटी सेम हो गई। अब दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो जाएं, क्योंकि यहाँ तो एल वैल्यू यूनिटी से चेंज हो रहा है। जब यूनिटी से चेंज होगा तो या तो पेरिटी मैच करेगा या डिफरेंट आएगा। बट आगे कहीं अगर सिमिलर अप्रोच यूज हो, अगर एल डैश वैल्यू 2 है और एल वैल्यू 0 है, तब भी सेम पेरिटी आएगी। एल डैश वैल्यू 1 है और एल वैल्यू -1 है, सॉरी एल वैल्यू 3 है, माइनस तो होगा ही नहीं। इस केस में भी आपको ये पेरिटी मैच करेगी, सेम पेरिटी वाली स्टेट्स होंगी। बट यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एल डैश एल या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो यहाँ पे जो अप्रोच है, अप्रोच सिमिलर रहेगा, बट जो एल की कंडीशन है वो कई बार किसी अनदर इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करेंगे तो चेंज हो सकती है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ये सेम पेरिटी अगर हो जाए बोथ स्टेट्स की तो ये इंटीग्रेंड ऑड हो जाएगा, और ऑड इंटीग्रेंड होगा तो रिजल्ट 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप ये मैट्रिक्स एलिमेंट को एन और एल को कंपेयर करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मैट्रिक्स एलिमेंट 0 बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन एम से नोट करेंगे कि ये वैल्यू 0 है या नॉन जीरो है। अभी जस्ट आपको ये सेलेक्ट करना है कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी या नॉन जीरो होगी। जब नॉन जीरो होगी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट 0 होगी तो डायरेक्ट आप उसको 0 कर सकते हैं। अब अभी आपको यहाँ पे बताया था कि 0 कब है। एम वाली कंडीशन से पहले नोट करेंगे, एम डैश अगर एम से डिफरेंट है तो ये 0 बनेगा। अगर एम डैश एम से मैच करता है तो ये नॉन जीरो आएगा। अभी एम वाली कंडीशन से मैंने बताया है। अब इसी में अगर आप एल से कंपेयर करें, कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा तो रिजल्ट आप कंपेयर कर सकते हैं 0 को चेक करने के लिए। नॉन जीरो में दोनों पार्ट आपके फुलफिल होने चाहिए। अब अभी आपको मैंने हिंट किया कि अगर ये पेरिटी सेम हो जाए, सेम होने के लिए एल डैश एल से मैच करेगा, तब इंटीग्रेंड ऑड हुआ और रिजल्ट 0 बना। तो 0 कंपेयर करना है इफ एल डैश इक्वल टू एल, बट नॉन जीरो इफ एल डैश नॉट इक्वल टू एल। तो नॉन जीरो जब आप वो मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करना होगा जिसमें एम मैच करे और एल डिफरेंट आए। बट अगर एम डैश एम से डिफरेंट है और एल डैश एल के इक्वल है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट टर्म आ रहा है, तो मैट्रिक्स एलिमेंट 0 बनेगा। तो दीज टू कंडीशंस पहले आपको 0 चेक करने के लिए
चेक करनी है कि किन एलिमेंट्स के लिए m डैश m से डिफरेंट है और l डैश l से मैच करता है। ये 2 पॉइंट्स आपको सभी को क्लियर होने चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे ये पार्ट शो कर हिंट किया है। ये पॉइंट्स प्रॉब्लम में आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है एग्जाम के किसी प्रॉब्लम में भी आपको ये अप्लाई करना हो, तो यहाँ पे आप कंपेयर करें। अभी जस्ट ये चेक करेंगे विच एलिमेंट विल बी 0। पहले m डैश से चेक कर लीजिए, m डैश से चेक करेंगे तो m डैश m से डिफरेंट हो, जिसमें ब्रा वेक्टर का m और कैट वेक्टर का m डिफरेंट होने चाहिए। आप चेक करिए, ये और ये डिफरेंट है। ब्रा वेक्टर के लिए m डैश वैल्यू 0 है और कैट वेक्टर में m वैल्यू 1 है, डिफरेंट हो गए, ये मैट्रिक्स एलिमेंट 0 बनेगा। सेम अप्रोच यहाँ पे है, m डैश m से मैच नहीं करता है, 0 हो गया। दीज 2 एलिमेंट 0 बने, यही पार्ट आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे भी मैच नहीं करता है। सम एलिमेंट्स और भी आपको यहाँ पे m डैश नॉट इक्वल टू m से 0 हो जाएंगे। अब आप चेक करें l डैश l से मैच करता हो, डायगोनल टर्म पे सम में l डैश l से मैच करता है। अगर l डैश l से मैच करेगा तो 0 हो गए, डायगोनल टर्म्स 0 बन गए, ओनली करेक्शन टर्म वहां पे प्रेजेंट रहेगा। ये टर्म पे चेक करिए, l डैश l से मैच करता है और m डैश m से डिफरेंट भी है, किसी एक पार्ट से भी आप चेक करेंगे तो 0 बन गया। तो 16 एलिमेंट्स में आपको ओनली ये एलिमेंट चेक करें, m डैश m से मैच करता है, मैच करा तो नॉन जीरो, और l डैश l से डिफरेंट है। ये सिर्फ दीज 2 एलिमेंट में कंडीशन फुलफिल है, तो ये 2 एलिमेंट नॉन जीरो बनेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। तो 16 एलिमेंट्स जो आपको कैलकुलेट करना मोर टाइम लग रहा था कैलकुलेट करने में, मैंने बाकी एलिमेंट्स आपको 0 कंफर्म करा दिए दीज 2 पॉइंट से, मैथमेटिकल कंडीशन से। और आपको सिर्फ अगर ये एलिमेंट कैलकुलेट हो जाए तो ये इसका हर्मिशियन कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो ये इंटीग्रल पार्ट फिर से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एक पार्ट की, अगर वो रियल है तो सेम वैल्यू इस पार्ट के लिए आ जाएगी। तो ओनली 1 एलिमेंट कैलकुलेट करना होगा, 16 में से आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट कैलकुलेट करना होगा। साइक्लो डिटरमिनेंट के ऑल टर्म्स आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं। 200 HP 210 ये नॉन जीरो है, और इसको फाइंड करने के लिए आपको 210 के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन और 200 के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, मैंने हिंट किया आपको ब्रेक से पहले कि ये आपको रिवाइज कर लेना है। ब्रेक में आप लोग रिवाइज किए होंगे, ये फॉर्म मैंने आपको हाइड्रोजन एटम में नोट भी कराए हुए हैं, मैं फिर से नोट कर रहा हूँ। वहां पे हो सकता है हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए नोट किया हूँ, तो उसमें जेड को 1 कर देंगे, 1/32 पाई a नॉट क्यूब, टोटल पावर 1/2, 2 माइनस r बाई a नॉट, एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a नॉट। ये 200 के लिए है। अब 2p के लिए 210 के लिए नोट करेंगे, 1/32 पाई a नॉट क्यूब, टोटल पावर 1/2 r बाई a नॉट cos थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a नॉट। ये 2 आएगा यहाँ पे, 2i से नॉट सॉरी। ये आप वेव फंक्शंस पहले हाइड्रोजन एटम जब आपको डिस्कस किया है, मैंने 4-5 स्टेट्स के वेव फंक्शंस, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन डिस्कस किए हैं, वहां पे जेड को 1 कर लीजिए, आपको ये फॉर्म फाइंड हो जाएंगे। अगर आप लोग रिवाइज किए हों, मैंने ब्रेक से पहले हिंट किया था, तो आप कंपेयर कर लीजिए, ये मैच कर रहे होंगे। अब आपको ये मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड करना है जिसमें दीज फंक्शंस की रिक्वायरमेंट थी। 200 HP 210 माइनस ई नॉट, ये आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर दिया, 0 टू इनफाइनाइट r के लिए इंटीग्रेशन टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, ये टर्म को प्रोडक्ट किया, एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a नॉट हो गया। एक r पार्ट यहाँ से है और एक परटर्वेशन में z से r टर्म बनेगा, और r स्क्वायर टर्म इंटरवल पार्ट से, और ये भी r डिपेंडेंट टर्म है। 2 माइनस r बाई a नॉट r पावर 4
डी आर। मैंने आर डिपेंडेंट टर्म को सेपरेट कर दिया। अब थीटा डिपेंडेंट टर्म, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई कॉस थीटा यहाँ पे है, और जेड से आपको कॉस थीटा मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इंटरवल पार्ट से साइन थीटा। और फाई डिपेंडेंट टर्म, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई फाई के लिए, ना तो दीज टू फंक्शन में कहीं पे फाई डिपेंडेंसी है, ना ही परटर्वेशन पार्ट में कहीं फाई डिपेंडेंसी है, डी टर्म में डी फाई होता है। ये मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए सेपरेट इंटीग्रेशन सम्स बनेंगे, वो आपको यहाँ पे हिंट कर दिए। ये टर्म का कंडीशन आपको सभी को पता है 2 पाई। अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा को रिप्लेस कर दें किसी अनदर वेरिएबल से, तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा पार्ट बनेगा। तो इसको टी से रिप्लेस किया तो यहाँ पे इंटीग्रल बनेगा -t³/3। अभी लिमिट प्लेस कर सकते हैं। टी को आपने कॉस पाई कंसीडर किया है, तो कॉस थीटा टी, तो कॉस पाई और कॉस 0 दीज वैल्यूज को चेक करेंगे तो 2/3 कंडीशन देगा। कांस्टेंट टर्म भी आएगा ना सर ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा ना 32 पाई नॉट क्यूब। हाँ जी, सर 32 हाँ पाई ये ए पार्ट नॉट क्यूब। छोटा है, ये पार्ट छोटा है। 32 पाई ए नॉट पावर 4, ए नॉट यहाँ से भी है। क्लियर हो गया? माइनस ई नॉट बाई 32 पाई ए नॉट क्यूब, ए नॉट पावर 4, 0 to इनफाइनाइट। अब ये टर्म पे आइए, ट्वाइस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई ए नॉट आर पावर 4 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई ए नॉट 1/a0 आर पावर 5 डी आर। ये आर डिपेंडेंट टर्म मैंने सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया। ये थीटा डिपेंडेंट टर्म अभी आपको सजेस्ट किया, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2/3 आएगा। और ये फाई डिपेंडेंट टर्म 2 पाई। इसको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में। मैंने सजेशन आपको सजेस्ट किया कि कॉस थीटा को किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर लीजिए, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन लिमिट पहले 0 है, कॉस 0 1 और कॉस पाई -1। बट इस माइनस से जब इसको माइनस डी टी इंक्लूड करेंगे तो ये +1 से -1 हो गया, तो ये टी स्क्वायर डी टी बन गया। और ये इंटीग्रल कर लीजिए, t⁻3/3 तो 2/3 बन जाएगा। माइनस ई नॉट बाई 32 पाई ए नॉट पावर 4। यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, लिमिट 0 to इन्फिनिटी, एक्सपोनेंट में r पावर 1 है, तो 2sh फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 1/a0 पावर 5 माइनस 1/a0 फैक्टोरियल 5, that is 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1/a0 पावर 6, इसको 4π/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, ये 1/a0 पावर 5 न्यूमरेटर में, ये a0 पावर 4 डिनोमिनेटर में है, ये फिर से a0 पावर 5 न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे तो a0 मल्टीप्लाई मिलेगा न्यूमरेटर पार्ट के लिए। तो ऑल टर्म्स को जो आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू को चेक करिए, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हायर है, तो यहाँ पे डिफरेंस माइनस में बनेगा, और माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा। इस 4 पाई से 32 पाई को एडजस्ट करेंगे तो ये टोटल कंडीशन आपको मिलेगा प्लस में 3e_a0 e0। एक बार कंफर्म कर लीजिए, बाकी पार्ट में डिस्कस कर दिया, ये डिफरेंस को एक बार आप चेक कर लीजिए।
कंफर्म हो गया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको 16 एलिमेंट्स में से मैंने एक एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हिंट किया, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो या तो जीरो हैं या इसी एलिमेंट से फाइंड हो रहा है। अब सेक्युलर डिटरमिनेंट फॉर्म में ये ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। डायगोनल पे ओनली करेक्शन टर्म प्रेजेंट रहेंगे, 3e a0 e0, बाकी एलिमेंट्स फर्स्ट रो के जीरो हो गए। सेकंड रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट 3e a0 e0, डायगोनल पे e2 1, बाकी एलिमेंट जीरो है। अब ये सेक्युलर डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर टर्म बना और यहाँ से भी स्क्वायर टर्म, 4 पावर बनेगा, 4 रूट्स आएंगे, बट 4 रूट्स में से इस पार्ट से 2 रूट्स तो जीरो बने और इस पार्ट से आपको e2 1 होल स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर, तो प्लस माइनस ऑफ 3e a0 e0, ये 4 रूट्स बनेंगे। तो दीज 4 रूट्स से आपको कंफर्म हो गया कि कितनी वैल्यूज डिफरेंट हैं, सिंगल लेवल कितने लेवल में स्प्लिट होगा, द एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर फॉर n equals to in the presence of electric field। तो पहले विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप चेक करें तो ये n equals to 2 के लिए जो एनर्जी था वो -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अगर फील्ड को आप जीरो ले रहे हैं, और ये 4 फोल्ड डिजेनरेट था। इट मींस सेम एनर्जी पे ये 4 स्टेट्स की एनर्जी सेम थी। चाहे तो ये रिप्रेजेंट कर लें या आपको कंफर्म होना चाहिए कि 4 फोल्ड डिजेनरेट, डिजेनरेसी आपको यहाँ पे 4 बताया है, बट जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया तो ये एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर में जब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे E2, दैट इज E2 0 -13.6/4, और ये करेक्शन को भी अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो ये एनर्जी बनेगा। तो यहाँ पे अगर E2 0 ये ऐड किया तो एनर्जी अनचेंज रहा, ये एनर्जी अनचेंज है, बट इस सेम एनर्जी के 2 लेवल्स अभी भी प्रेजेंट है, 2 स्टेट्स अभी भी प्रेजेंट है सेम एनर्जी पे, बट जैसे ही आपने प्लस ऐड किया तो एनर्जी इंक्रीज हुआ, और जब ये माइनस करेंगे तो एनर्जी अनपर्टर्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, जो पहले 4 फोल्ड डिजेनरेट लेवल था वो 3 डिफरेंट लेवल में स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये दीज 2 लेवल की एनर्जी मैच करती है, ये स्प्लिटिंग नहीं है। ये जैसे आपको शो किया कि 4 लेवल, पहले 4 स्टेट्स थी सेम एनर्जी की, बट इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ये 3 डिफरेंट एनर्जीज में सेपरेट हो गई, बट 2 स्टेट्स की एनर्जी अभी भी मैच करती है। दीज 2 की एनर्जी -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी -13.6/4 प्लस 3e a0 e0, और इस पार्ट के लिए -13.6/4 -3e a0 e0। तो ये एनर्जी में चेंज हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, और स्प्लिटिंग और चेंज इन एनर्जी लेवल आप स्टार्क इफेक्ट पढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेट लेवल के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए देयर इज फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, क्योंकि करेक्शंस यहाँ पे E0 की पावर 1 में प्रेजेंट है, नॉन जीरो करेक्शंस आ रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल के लिए तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट नहीं था, बट फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए लीनियर स्टार्क इफेक्ट प्रेजेंट है। तो
क्या करेक्शंस होंगे, क्या एनर्जीज होंगी, वो आपको यहाँ पे नोट। प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया जो पूछा था, बट इसी में मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको रेफरेंस लेके अगर एग्जाम के प्रॉब्लम्स में कहीं वो कंसेप्ट यूज हुआ होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम आप चेक कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। प्रेजेंस ऑफ फील्ड में आपको n+1 और n+2 की एनर्जीज क्या होंगी फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी से, वो आपको कंफर्म हो गया। n+1 के लिए ये एनर्जी और n+2 के लिए दीज 3 एनर्जी। ये 2 स्टेट्स की एनर्जी अभी भी मैच करती है। 4 फोल्ड से 2 फोल्ड डिजेनेसी रिमूव हो गया, 2 फोल्ड अभी भी प्रेजेंट है, तो 50% डिजेनेसी यहाँ पे रिमूव हुआ है और 50% प्रेजेंट है। अब बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एटम को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप एनालॉजी करेंगे। थोड़ा एक टीएमटी का एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा, जो पहले भी मैंने हिंट किया है। अगर कोई डाइपोल आप ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप प्लेस करें, ये परमानेंट डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी ले रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड में आप ये डाइपोल को प्लेस करेंगे तो वो रोटेट करेगा, और इस डाइपोल की जो एनर्जी होगी, जो आप -P.E पढ़ते हैं, अगर ऑल पॉसिबिलिटीज हो तो P मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन बोथ, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ, और ये एंगल अगर थीटा ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो ये रोटेट करेगा, रोटेशन की वजह से ये एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोफिशिएंट है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोफिशिएंट P cos थीटा है। इट मींस फील्ड के रेस्पेक्ट में इसके डाइपोल मोमेंट के क्या प्रोजेक्शंस होंगे वो आप एनालॉजी कर सकते हैं। इस एनर्जी में आप माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कोफिशिएंट से डाइपोल मोमेंट के प्रोजेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाए तो एंगल आप फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल की क्या पॉसिबिलिटी है। ये आपको क्लासिकल बिहेवियर टीएमटी में आपको हिंट किया होगा, बट अगर ये कंफर्म हो तो यहाँ पे भी एनालॉजी कर सकते हैं। इस करेक्शन को, जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ये करेक्शन अराइज हुआ है, तो ये बिहेवियर को आप एनालॉजी कर सकते हैं। बट थोड़ा कंपेयर करें, ये जो आपको मैंने हिंट किया, ये एनर्जी तब है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पहले कंसीडर कर रहे हैं। परमानेंट डाइपोल है, वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो वो रोटेट करेगा, रोटेशन से एनर्जी अराइज। बट हाइड्रोजन एटम अगर आप कंपेयर करें तो हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल है, और उसके विदाउट फील्ड जो चार्ज क्लाउड सेंटर्स हैं, जो न्यूक्लियस का चार्ज क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनके जो सेंटर्स हैं वो कॉन्साइड करते हैं, और कॉन्साइड करते हैं तो देयर इज नो डाइपोल मूवमेंट इन हाइड्रोजन एटम, देयर इज नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इन हाइड्रोजन एटम। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट मींस विदाउट फील्ड कितना डाइपोल मूवमेंट वहां पर प्रेजेंट। बट जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट पहले से तो प्रेजेंट नहीं था, बट फील्ड में अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो वहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वहां पे अगर पहले से डाइपोल मूवमेंट है मटेरियल में तो वो रोटेट करेगा। अगर डाइपोल मूवमेंट पहले से प्रेजेंट नहीं है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्ट्रेचिंग, जिसमें डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होगा। रोटेशन और स्ट्रेचिंग 2 पार्ट हैं। पहले से डाइपोल मूवमेंट है तो वो रोटेट करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो इंड्यूस होगा। ये ईएमटी में आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, सॉलिड मटेरियल्स के लिए। तो सेम अप्रोच यहाँ पे है। तो मैं आपको यहाँ पे एनालॉजी कर रहा हूँ, बट मैं ये शो नहीं कर, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि हाइड्रोजन एटम में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है हाइड्रोजन एटम में, बट उसका जो बिहेवियर है वो आप इससे एनालॉजी करेंगे। तो स्टेटमेंट को नोट करें, द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एटम in n=2 label in the presence of uniform electric field is equivalent to
is equivalent to a permanent electric dipole of magnitude और यहाँ पे कंपेयर करें मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट का क्या है, इस पार्ट में ई नॉट पार्ट के जो मल्टीपल में है वो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। 3E A0 ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। प्लस और माइनस आपको ओरिएंटेशंस बता रहे हैं, विच कैन ओरिएंट इन different ways with respect to electric field। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, 4 करेक्शंस आपको यहाँ पे फाइंड हुए हैं। 2 करेक्शंस में एनर्जी 0 है, 2 करेक्शंस में एनर्जी नॉन जीरो है। तो प्लस एनर्जी कब बनेगा इस पार्ट में, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। नेगेटिव एनर्जी कब बनेगा, जब ये एंगल 0 हो जाए। अगर ये एंगल π/2 हो जाए तो ये एनर्जी 0 बन जाए। तो लाइक दिस आप यहाँ पे एनालॉजी करेंगे। इन वन वे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद एनर्जी माइनस E0 3 times 3E0 E0 इस एनर्जी के लिए इन वन वे एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल लेंगे तो एनर्जी प्लस बनेगा। इन 2 ways, यहाँ पे 2 एनर्जी 0 आ रही हैं तो 2 डिफरेंट वेज की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 0 बनेगा। और 0 एनर्जी कब बनेगा, जब यहाँ पे ये एंगल π/2 बन जाए। तो इन 2 वेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जेड डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है तो जेड के परपेंडिकुलर डाइपोल मोमेंट एक्स के अलोंग हो सकता है या वाई के अलोंग हो सकता है। इसलिए 2 डिफरेंट वेज हैं विद एनर्जी 0। एक बार मैं फिर से आपको ये हिंट कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहीं स्टेटमेंट नोट नहीं कराया है, मैं ये आपको हिंट नहीं कर रहा कि हाइड्रोजन एटम में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। जैसे ही हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ, जिसको हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट के बिहेवियर से एनालॉजी कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो स्टेटमेंट को जो मैंने बोला उसको अलर्ट रहेंगे उस पर। कभी आप खुद से उसको रेफरेंस लेके कहीं पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट विद मैग्नीट्यूड और कहीं आप ये टिक करते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, जब इंड्यूस होगा तो उसके बिहेवियर को आप यहाँ पे एनालॉजी कर रहे हैं। तो मैंने पॉसिबिलिटी को आपको यहाँ पे हिंट कर दिया कि क्या क्या पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। प्रॉब्लम आपको इसी पार्ट पे कंप्लीट हो गया था, इसी पार्ट पे यहाँ पे, बट कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको एनर्जी आइगन फंक्शन आफ्टर पर्टर्बेशन नॉन डिजेनरेट केस में तो मैंने हिंट किया है, मोर प्रॉब्लम्स में आपने वो फॉलो कर लिया, बट डिजेनरेट केस के लिए अभी तक कोई इसी प्रॉब्लम में आपको नहीं हिंट नहीं हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम में, इसी पार्ट में
मैं अगर आइगन फंक्शन हिंट करूं तो आपको कंफर्म हो जाएंगे कि कैसे डिजनरेट केस के लिए आइगन फंक्शंस आफ्टर पर्टर्बेशन फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आइगन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना बता रहा हूँ इसी प्रॉब्लम में। अगर कहीं प्रॉब्लम में वो कंसेप्ट यूज होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको जब मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है तो रिकॉल करें, मैंने सुपरपोजिशन पार्ट को nth स्टेट के लिए एक फॉर्म डिस्कस किया था, समेशन ओवर अल्फा सी अल्फा फाई एन अल्फा। ये टर्म टोटल हैमिल्टनियन का आइगन फंक्शन है। एक पॉइंट और रिकॉल करें, अगर ये पार्ट पे जाएं, एच नॉट का तो आइगन फंक्शन था, ये पहले आपको हिंट किया, बट एच का आइगन फंक्शन कब बनेगा, जब ये एच पी पार्ट के लिए भी कंडीशन में आइगन फंक्शन बन जाए। और ये आप यहाँ पे जैसे एच पी के लिए ही करेक्शन के लिए चेक करेंगे कि किस करेक्शन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, वो टोटल हैमिल्टनियन के उन करेक्शंस के साथ आइगन फंक्शंस बनेंगे। अब अल्फा इंडिसेस यहाँ पे आप डिजनरेसी के लिए यूज कर रहे हैं, और विदाउट फील्ड जो स्टेट्स थी वो 4 फोल्ड डिजनरेट है। यहाँ पे एनर्जी 4 फोल्ड डिजनरेट है, और उन स्टेट्स के नोटेशंस थे राक नोटेशन में ये 4 नोटेशंस, इनका सुपरपोजिशन नोट करेंगे वेव फंक्शन के लिए। और वो नॉन सुपरपोजिशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। पहले अननोन सुपरपोजिशन लेंगे, कैट ऑफ साई समेशन ओवर अल्फा सी अल्फा फाई एन अल्फा में फर्स्ट टर्म C1 और फर्स्ट स्टेट है 200, नेक्स्ट कोफिशिएंट C2 स्टेट 210, नेक्स्ट C3 211 एंड C4 21-1। ये 4 स्टेट्स का अननोन सुपरपोजिशन मैंने नोट कर लिया। ये कैट ऑफ साई टोटल हैमिल्टनियन का आइगन स्टेट आफ्टर पर्टर्बेशन। अनपर्टर्ब्ड स्टेट का आइगन स्टेट आप चेक करिए, इस स्टेट पे H0 अगर ऑपरेट करते तो एनर्जी टर्म फर्स्ट क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता, -13.6/n² वो टर्म कॉमन आ जाता। तो ये सुपरपोजिशन H0 का आइगन फंक्शन है जो आर्टिकल में मैंने सजेस्ट किया। ये अगर पर्टर्बेशन पार्ट स्मॉल है तो वो टोटल हैमिल्टनियन का भी आइगन फंक्शन बनेगा, बट एक ही केस में हो सकता है जब ये एचपी पार्ट का भी आइगन फंक्शन है। तो ये एचपी के लिए हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, जो लास्ट में टोटल हैमिल्टनियन के लिए भी आइगन फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए एक मेथड मैंने सुपरपोजिशन को आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए एक मेथड पहले ऑपरेटर्स में डिस्कस किया हुआ है कि जो सुपरपोजिशन के कोफिशिएंट हैं उनको आप मैट्रिक्स में एज्यूम करेंगे, C1 C2 C3 C4। अगर आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर ये कोफिशिएंट H अगर कोई ऑपरेटर A ले रहे हैं और ये ऑपरेटर ऑपरेट करें और ये फॉर्म आइगन वैल्यू से मैच कर जाए तो ये सुपरपोजिशन फिर से उस पर्टिकुलर ऑपरेटर का आइगन फंक्शन बन जाए। तो वही अप्रोच जो पहले आपको बताया हुआ एक प्रॉब्लम में, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। और यूज करने के लिए जो सेक्युलर डिटरमिनेंट आपने कंसीडर किया है, जिस करेक्शन के लिए चेक करना होगा उस सेक्युलर डिटरमिनेंट में वो फॉर्म प्लेस कर देंगे। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सेक्युलर डिटरमिनेंट जो लेफ्ट साइड में था। अगर ये पार्ट को यहाँ पे C1 C2 C3 C4 पे ऑपरेट करें तो ये करेक्शन टर्म, जिस करेक्शन के लिए आपको आइगन फंक्शन फाइंड करना वो वैल्यू प्लेस करके इक्वेशन को अगर चेक करें तो ये यहाँ पे बाकी पार्ट HP टर्म था, तो ये लाइक दिस फॉर्म बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं HP साई इज इक्वल टू E21 साई। ये कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो HP माइनस E2 साई इज इक्वल टू 0, जो ये फॉर्म है। तो कोई न्यू मेथड नहीं है, ये पहले आपको प्रॉब्लम के थ्रू सजेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फॉर करेक्शन E21 प्लस के लिए पहले फाइंड कर रहे हैं 3E A0 E0 के लिए।
तो इसके लिए फाइंड करेंगे तो जहां पे E2 है ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, -3E A0 3E A0 0 0 3E A0 -3E A0 0 0 0 0 -3E A0 0, लास्ट रो 0 0 0 -3E A0 C1 C2 C3 C4 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये थर्ड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एलिमेंट को आप कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो C3 आपको 0 कंफर्म हो गया। इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है और राइट साइड 0 है, तो श्योरली ये C3 0 बनेगा। लास्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ से कंफर्म होगा कि C4 0 है। अब अगर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करें तो -3E A0 C1 +3E A0 C2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ऐसी सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। 3E A0 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपको रिलेशन बना C1 इज इक्वल टू C2, और ये ऑल कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पे C1 को 0 कर लें तो C2 भी 0 हो जाएगा और C3 C4 यहाँ पे 0 है, तो इस सुपरपोजिशन में कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कंफर्म होगा कि C1 इक्वल टू C2 है। अब इस सुपरपोजिशन में इसको प्लेस कर देंगे। नंबरिंग यहाँ पे सफिक्स में लास्ट में इंक्लूड कर लेंगे, बट अभी ये फॉर्म को मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि क्या पार्ट इस करेक्शन के साथ आइगन फंक्शन बनेगा वो आप चेक करें। यहाँ पे C3 C4 0 होने से ये 2 टर्म एक्सक्लूड हो गए। C1 इक्वल टू C2 है, ये टर्म प्रेजेंट रहेंगे। और एक और कंडीशन नॉर्मलाइज फॉर्म अगर फाइंड करना होगा तो समेशन ओवर अल्फा C अल्फा मॉड स्क्वायर वैल्यू 1 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट नॉर्मलाइज के लिए और फाइंड कर लें तो C1 मॉड स्क्वायर प्लस C2 मॉड स्क्वायर और C3 C4 0 है, मैंने 0 कर दिए, इनका सम 1 बनेगा। C1 C2 इक्वल है तो यहाँ से आपको कंफर्म हुआ कि ट्वाइस ऑफ C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन C1 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ऑल वैल्यूज अलाउड हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी, पर अगर आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चॉइस ले रहे हैं C1 की, C1 1/2 है तो C2 भी 1/2 बनेगा। इक्वल वैल्यूज आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो नोन फॉर्म आपको पता चल गया फॉर करेक्शन 3E A0 corresponding eigen function is 1/2 2 0 0 प्लस 2 1 0। ये आइगन फंक्शन इस करेक्शन के लिए, और अनपर्टर्ड में ये एनर्जी ऐड करेंगे तो उस एनर्जी का आइगन फंक्शन। लास्ट में एनर्जी के साथ इनको नोट कर देंगे। अगर आप ये साइन माइनस कर देते, मैं इसी पे हिंट कर रहा हूं, अगर ये साइन माइनस कर देते तो आप चेक करिए यहाँ पे जो रिलेशन है इस साइड में सेम साइन आ जाते, और राइट साइड के लिए इसको जब एडजस्ट करते तो C1 C2 आपको अपोजिट साइन में मिलते। तो अगर आप यहाँ पे करेक्शन को चेंज करें और रिपीट करें फॉर E2 1 इज इक्वल टू -3E A0 तो इस रिलेशन पार्ट में E2 को माइनस करेंगे तो ये डायगोनल टर्म प्लस होगा, और प्लस होने से यहाँ से फिर से आपको कंफर्म होगा कि C3 और C4 0 है और C1 इक्वल टू -C2 कंडीशन बनेगा। जब ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे C1 मॉड स्क्वायर प्लस C2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फिर से आपको यहाँ पे C1 मॉड स्क्वायर 1/2 बनेगा। ऑल वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, बट अगर आप C1 को 1/2 ले रहे हैं तो C2 वैल्यू -1/2 आएगा। ये एनर्जी, ये करेक्शन वन टाइम है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा एक ही फंक्शन। इसके अलावा जितने फंक्शंस बनेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे, जो फोल्ड ऑफ डिजेनेसी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अब यहाँ पे इससे जब आप आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे इस करेक्शन के लिए तो इस फॉर्म में प्लेस कर दीजिए C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज
तो ये आपको आइगन फंक्शन फाइंड हो गया 1/√2 200 माइनस 210, ये नेगेटिव एनर्जी के लिए। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करेक्शन 0 के लिए आइगन फंक्शन फाइंड करना है, और ये 0 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सुपरपोजिशंस फाइंड करना है। तो जैसे ही आप ये 0 वैल्यू प्लेस करेंगे तो 3e a0 e0 0 0 3e a0 e0 remaining terms 0 C1 C2 C3 C4। अपने ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से रिलेशन बनेगा 3e a0 e0 C2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से कंफर्म हुआ C2 इज श्योरली 0। सेकेंड रो मल्टीप्लाई किया 3e a0 e0 C1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से श्योरली C1 0 बन गया। तो C1 C2 0 बन गए, और C3 C4 का आपको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं, बट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन C1 mod स्क्वायर प्लस C2 mod स्क्वायर प्लस C3 mod स्क्वायर, C3 C4 का कोई आइडिया नहीं है, और ये नॉन जीरो कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर एक जीरो कर देंगे तो अनदर पार्ट भी जीरो हो सकता है। सुपरपोजिशन आपको पार्ट इंक्लूड करना है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में आपको C3 mod स्क्वायर प्लस C4 mod स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक बार बोथ को इक्वल ले सकते हैं, और इक्वल लेंगे तो यहाँ पे दोनों को सेम साइन में कंसीडर करना है 1/√2। जैसी कंडीशन लेंगे तो 1/√2 पार्ट बन गया इक्वल पोल दी गई, और दोनों अपोजिट साइन में हो सकते हैं, और दोनों केस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप चेक करिए, अगर यहाँ से C3 को प्लस लेंगे तो C4 श्योरली माइनस बनेगा। तो इस एनर्जी के लिए 2 सुपरपोजिशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेंगे, और जो मैं यहाँ पे सुपरपोजिशन नोट कर रहा हूँ वो आप चेक कर लीजिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। 200 प्लस 211 प्लस 21 माइनस 1, इस सुपरपोजिशन में C1 C2 0 है, C3 C4 आपने फाइंड किए हैं, तो ये वेव फंक्शन बनेगा, और 1/√2 211 माइनस 21 माइनस 1, ये 2 वेव फंक्शंस बनेंगे इस करेक्शन के लिए, और दोनों वेव फंक्शन चेक कर लीजिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट सुपरपोजिशंस फाइंड हो गए, जो n=2 के आइगन फंक्शंस बनेंगे, और एक पर्टिकुलर आइगन फंक्शन के लिए क्या एनर्जी है वो आपको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो मैं एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर नोट कर रहा हूँ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन नोट कर रहा हूँ कि किस एनर्जी का आइगन फंक्शन यहाँ पे क्या बनेगा। जो E2 एनर्जी थी -13.6/4, इसमें जो लार्जेस्ट एनर्जी है 3e a0 e0, ये लार्जेस्ट एनर्जी थी, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है मैंने उसमें नंबरिंग 4 कर दिया। नेक्स्ट एनर्जी है -13.6/4, -13.6/4 -3e a0 e0, इसमें जो लीस्ट एनर्जी है अब इस n=2 लेवल के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ये लीस्ट एनर्जी है। तो यहाँ पे इस वेव फंक्शन के लिए नंबरिंग मैंने किया psi1, यहाँ पे psi2 और psi3, और ये psi4, और psi1 अभी आपको माइनस के लिए हिंट किया था 1/√2 200 माइनस 210। psi4 आपको डिस्कस किया था प्लस करेक्शन के लिए, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्लस के लिए ये टर्म था, माइनस करेक्शन के लिए ये पार्ट है, और जीरो के लिए दीज 2 पार्ट है।
200 प्लस 210 और साइड 2 साइड 3, इनमें कोई भी आप नंबरिंग किसी पार्ट को ले सकते हैं, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। चाहे इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। जैसा आपको ये शो किए हैं डिफरेंट नंबर से कि ये सुपरपोजिशंस डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। 4 डिफरेंट सुपरपोजिशंस के लिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज बनेंगी। पहले जो आपको ये अननोन सुपरपोजिशन था, इनमें इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए सभी के लिए सेम एनर्जी था, 4 डिजेनरेट था। बट अब की बार आपको यहाँ पे अभी ये सुपरपोजिशन पार्ट से इसके लिए और इसके लिए आइगन फंक्शन की एनर्जी सिंगल सिंगल एनर्जी है, ये नॉन डिजेनरेट हो गए। बट ये 2 आइगन फंक्शंस अभी भी सेम एनर्जी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये डबली डिजेनरेट एनर्जी है। तो यहाँ इसी प्रॉब्लम में मैंने आपको जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में नोट कराया है, उसके अलावा भी कुछ मोर पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं, जिससे आप डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में आगे कोई भी पार्ट पूछा जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आइगन फंक्शंस फाइंड करना है, कैसे मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड करना है, वो सभी को कंफर्म हो गए होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक तो ये मेथड पता होना चाहिए आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए कि जो स्टेट्स डिजेनरेसी में विदाउट परटर्बेशन इंक्लूड हो रही थी उनका जनरलाइज सुपरपोजिशन, फिर उनके नॉन कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं आइगन फंक्शन अगर पूछा होगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको ये मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए जो ये ट्रिक बताया है, ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये कहीं यूज होगा। और ये जो आपको इंटरप्रिटेशन बताया है ये पार्ट, और ये अनपर्टर्ब्ड की एनर्जी, ये करेक्शंस के साथ। पेज नंबर 90, प्रॉब्लम नंबर 17, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 90, प्रॉब्लम नंबर 17। सर लास्ट कोई भी कुछ पूछ रहे थे, लास्ट वर्ड सुनाई पड़ा वैसे मुझे। सर लास्ट स्लाइड शो करो। अब इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए सभी। पेज नंबर 90, प्रॉब्लम नंबर 17। An electric field E is equal to E naught Z cap is applied to a hydrogen atom in n equal to 2 excited state. Ignore spin. The n equals to 2 state is 4-fold degenerate, which in the LM basis, यहाँ पे n को एक्सक्लूड किया है और n के गिवन वैल्यू के लिए L और M की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो इंक्लूड की हुई हैं। n इक्वल्स टू 2 के लिए L की 2 वैल्यूज बताई हैं मैंने आर्टिकल में, 0 और 1। तो आप चेक करिए स्टेट में 0 0 1 1 1 0 1 -1 L और M नोटेशंस आपको दिए हुए हैं। द H dash is interaction Hamiltonian corresponding to applied electric field. The which of the following matrix element is non-zero? आप अगर ये प्रॉब्लम का रेफरेंस लें जो मैंने आपको मोर इन्फॉर्मेशन हिंट किया है, तो आप चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या पार्ट 0 और नॉन जीरो बनेगा, L और M से ही बताया, N को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। और यही पार्ट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में। N को हटा दीजिए, L और M को चेक कर लीजिए क्या पार्ट 0 और नॉन जीरो। सेम प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पार्ट है। यहाँ पे L डैश M डैश, N को एक्सक्लूड कर दीजिए, HP L M, और HP में यूनिफॉर्म फील्ड है तो माइनस E नॉट E L डैश M डैश Z L M, ये वैल्यू 0 और नॉन जीरो 2 पार्ट से आप चेक करेंगे। 0 इफ M डैश नॉट इक्वल टू M और L डैश इक्वल टू L, यही आपको 0 में पहले सेपरेटली L और M के लिए कंडीशन बताया है।
बट नॉन जीरो के लिए इफ m डैश इक्वल टू m एंड l डैश नॉट इक्वल टू, ये पॉइंट आप चेक कर लीजिए। नॉन जीरो के लिए दोनों पार्ट फ्लो होने चाहिए। आपको ऑप्शन में मैट्रिक्स एलिमेंट दिया है, फर्स्ट में चेक करिए m तो सेम है बट l भी सेम है, और l सेम मैंने और लिखा है यहाँ पे जीरो चेक करने के लिए, तो l सेम होते ही ये टर्म जीरो बन गया। फर्स्ट में जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो जीरो बनेगा। सेकंड में चेक करिए 0 और 1, लास्ट क्वांटम नंबर 0 1 दिया है, तो ये कंडीशन वहां पे फुलफिल हो रहा है, इससे वो सेकंड एलिमेंट 0 बन गया। थर्ड में आइए, थर्ड में m मैच करता है और l डिफरेंट है, तो ये m मैच करता है और l डिफरेंट है। थर्ड ऑप्शन में जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो नॉन जीरो बनेगा। और लास्ट में चेक करिए डी ऑप्शन में m डिफरेंट है और l भी डिफरेंट है। m डिफरेंट है तो ये जीरो बन गया। यहाँ पे और लिखा है कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा होगा तो ये जीरो बन जाएगा, बट बोथ कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होंगी ये तब ये नॉन जीरो बनेगा। तो ऐसा कंडीशन सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है। 0 0, यहाँ पे एच डैश लिखा है, 1 0, इस पार्ट में आप चेक करिए इस मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए l डैश l से डिफरेंट है और m डैश m से मैच करता है, और जब मैच करेगा तो ये नॉन जीरो आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 89, प्रॉब्लम नंबर 14, पेज नंबर 89 प्रॉब्लम नंबर 14, ये स्टेटमेंट रीड करेंगे। A hydrogen atom is in its ground state in the presence of a uniform electric field E is equal to E0 Z cap, जो मैंने प्रॉब्लम में आपको नोट कराया है। The leading order change in energy is proportional to एनर्जी आफ्टर परटर्बेशन। अगर आप फाइंड करें ग्राउंड स्टेट के लिए तो ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस सेकंड ऑर्डर करेक्शन, ऐसे आप हाई ऑर्डर करेक्शन इंक्लूड करते जाएंगे। बट आपको ये सीरीज जब नोट कराया था तो रिकॉल करिए, मैंने हिंट किया कि ये जो करेक्शंस हैं इनकी वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो परटर्बेशन पैरामीटर है वो 1 से वेरी वेरी स्मॉल है, तो उसका हायर पावर टर्म उससे 1 टर्म बिफोर टर्म से तो कंपेयर करेंगे तो मोर रैपिडली डिक्रीज करेगा। अब ये टर्म को चेक करें, -13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट 0 बताया है, और ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन आपको हिंट किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर 2 बनेगा। अब चाहे ये जो पार्ट है ये 0 आए चाहे नॉन जीरो आए, इसमें ये लीडिंग ऑर्डर टर्म बनेगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नॉन जीरो आता तब लीडिंग ऑर्डर टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फर्स्ट पावर वाला बनता। ये एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? सर ये यही वाला एक बार रिपीट कर देना सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये नॉन जीरो आता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर 1 बनता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर 2 बनता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर 3 बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर 4 बनेगा। बट अभी मैंने आपको ये डिस्कस किया, इसी प्रॉब्लम में मैंने हिंट किया कि इस प्रॉब्लम में मोर पार्ट है, एग्जाम में कोई भी कंसेप्ट यूज हो सकता है। तो चेक करिए ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म यहाँ पे डिस्कस किया 0 है। अगर ये नॉन जीरो आता तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म लीडिंग ऑर्डर टर्म होता, और लीडिंग ऑर्डर टर्म के लिए ये वैल्यू E0 की पावर 1 बनती है, बट ये टर्म 0 है इसलिए नेक्स्ट टर्म पे आप जाएंगे। तो नेक्स्ट जो ये टर्म बताया ये नॉन जीरो है, और जब नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर यहाँ पे 2 है। अब चाहे ये थर्ड ऑर्डर टर्म और फोर्थ ऑर्डर टर्म चाहे 0 आए चाहे नॉन जीरो आए, बट वो अगर सेकंड ऑर्डर टर्म नॉन जीरो है तो लीडिंग टर्म तो यही बनेगा ना।
क्योंकि ये टर्म डिक्रीज होते जा रहा है। लीडिंग टर्म जिसका मोर कंडीशन हो, अनपर्टर्ब्ड के अलावा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दीज टर्म्स में है, तो इनमें जो भी फर्स्ट नॉन जीरो टर्म आ रहा होगा वही लीडिंग टर्म्स बनेगा, और फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर 2 बनेगा, और स्टेटमेंट में पावर E0 पावर n दिया हुआ है लीडिंग ऑर्डर टर्म के लिए, E0 पावर n जो E0 पावर 2 से मैच करता है, तो n वैल्यू 2 होगा। इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 69, प्रॉब्लम नंबर 23। The intrinsic oblique permanent electric dipole moment in the ground state of hydrogen atom। देखो यहाँ ग्राउंड स्टेट हो चाहे फर्स्ट स्टेट हो चाहे कोई भी स्टेट हो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इंड्यूस भी नहीं होगा, और जो इंड्यूस भी नहीं है परमानेंट डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने नोट कराया है आपको, वहां पे मोर टाइम ये हिंट किया कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0 है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा, बट मैंने इस प्रॉब्लम को हाइड्रोजन एटम जब डिस्कस किया दैट टाइम पे इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब ये प्रॉब्लम पढ़ते तो इसमें फिर आप डाउटफुल हो सकते थे कि सर ने पहले तो 0 बताया और यहाँ पे अब 3E0 बता रहे हैं, ना तो मैंने पहले आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट बताया, ना आपको यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट 3E0 बताया, मैंने परमानेंट डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन एटम के लिए 0 बताया है। रिकॉल कर लीजिए स्टेटमेंट्स को। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के बिहेवियर को मैंने एनालॉजी किया है कि हाइड्रोजन एटम का बिहेवियर n=2 लेवल में इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड एक ऐसे परमानेंट डाइपोल से मैच करेगा जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट 3E0 हो। मैंने ये सजेस्ट नहीं किया कि हाइड्रोजन एटम में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो सभी को ये एक्सप्लेनेशन कंफर्म होना चाहिए। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एनी स्टेट विदाउट फील्ड, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट विदाउट फील्ड ही आपको पहले से विदाउट फील्ड होना चाहिए। जब इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड होगा तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, वो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पे फील्ड का कोई रेफरेंस भी नहीं है जिससे आपको इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को चेक करना हो। परमानेंट डाइपोल मोमेंट वर्ड पूछा है तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन एटम का 0 होगा किसी भी स्टेट के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 12। देखो जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स लाइक दिस डाउट पूछते हैं, ये उससे शो होता है कि आप लोग स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, स्टेटमेंट में आपको मोर इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। A hydrogen atom is subjected to a perturbation epsilon 0 cos 2r। ये जो डिवाइड में A0 है ये सभी को कंफर्म होना चाहिए कि ये कॉस के आर्ग्यूमेंट में है ना कि टोटल के डिवाइड में। कोई डाउट तो नहीं किसी को? द चेंज इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू फर्स्ट ऑर्डर इन एप्सिलॉन, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको हिंट किया था, उसके लिए आप इस पर्टर्वेशन के लिए आप नॉन डिजेनरेट पर्टर्वेशन थ्योरी अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। psi 100
HP psi 100 और ये इंटीग्रेशन पार्ट एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई ए नॉट क्यूब इंटीग्रेशन ओवर r लिमिट 0 to infinite एक्सपोनेंशियल माइनस 2r by a naught cos 2r by a naught r square dr 0 to pi sin theta d theta 0 to 2 pi d phi. ये कंट्रीशन 4 पाई बनेगा। एक्सपोनेंशियल माइनस 2r बाई ए नॉट। अब ये इंटीग्रेशन टर्म अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपको फर्स्ट ऑर्डर चेंज और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए फाइंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कॉस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल i 2r बाई ए नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस i 2r बाई ए नॉट बाई 2 r स्क्वायर dr 2 एप्सिलॉन बाई ए नॉट क्यूब इंटीग्रेशन 0 to infinite एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बाई ए नॉट दीज टू पार्ट को प्रोडक्ट किया 1 माइनस आईटा r स्क्वायर dr प्लस इंटीग्रेशन 0 to infinite एक्सपोनेंशियल ये टर्म और ये टर्म प्रोडक्ट करेंगे। एक्सपोनेंट में माइनस 2 बाई ए नॉट कॉमन लेंगे 1 प्लस आई फॉर्म बनेगा और r स्क्वायर dr। अब आप यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 2 एप्सिलॉन बाई ए नॉट क्यूब एक्सपोनेंट में r पावर 1 है और यहाँ पे r पावर 2 है मल्टीप्लाई में, तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आई टोटल पावर n प्लस 1 से ये 3 बन गया। सेकेंड टर्म का रिजल्ट फिर से फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 बाई ए नॉट 1 प्लस आई टोटल पावर 3। और यहाँ से ये 1 बाई ए नॉट क्यूब है, इस ए नॉट क्यूब को एडजस्ट करेगा। अब यहाँ से कंपेयर करिए ये 2 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 2 क्यूब कॉमन ले सकते हैं। वन माइनस आई क्यूब प्लस 1 बाई 1 प्लस आई क्यूब। अब तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस टर्म को। विद इन 1 मिनट इसको सिंप्लीफाई करिए। हुआ सिंप्लीफाई। ये 4 और डिवाइड में 8 तो ये एप्सिलॉन बाई 2
दीज टू टर्म का एलसीएम लेंगे तो ये 2 पावर 3 बनेगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को एलसीएम में? नेक्स्ट स्लाइड पे ये 2 पावर 3 और ये 2, ये एप्सिलॉन बाई 16 बन गया है। अब ये क्यूब टर्म ओपन करें, 1 का क्यूब प्लस आई क्यूब दैट इज माइनस आई, 3i 1 प्लस आई प्लस 1 क्यूब माइनस आई क्यूब, एक तो माइनस 1 के क्यूब से माइनस और आई क्यूब से माइनस आई, ये प्लस आई हो गया, माइनस 3i 1 माइनस आई एप्सिलॉन बाई 16, ये 1 और ये 1, ये 2 हो गया, ये माइनस आई और ये प्लस आई कैंसिल आउट हो गए, ये 3i और ये माइनस 3i कैंसिल आउट हो गए, 3i का i में प्रोडक्ट किया तो माइनस 3, ये माइनस माइनस प्रोडक्ट प्लस हो गया, आई क्यूब से फिर से माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस के 6 और प्लस के 2, माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस एप्सिलॉन बाई 4, डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। पेज नंबर 92, प्रॉब्लम नंबर 7। पेज नंबर 92, प्रॉब्लम नंबर 7। बहुत जल्दी से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 92, प्रॉब्लम नंबर 7, स्टेटमेंट रीड करेंगे। स्टेटमेंट रीड करके ये कंफर्म करें कि जो पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करेंगे वो डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का मेथड होगा या नॉन डिजेनरेट का। सर डीजनरेट का होना चाहिए। सभी को अब जो प्रॉब्लम्स, पर्टर्बेशन के प्रॉब्लम्स, काफी प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो सभी को अब ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो मेथड होगा वो डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी है या नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी है। इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल डिस्कस किया है। Consider a 2-dimensional infinite square well v function of xy potential 0 if x lies between 0 to a and y lies between 0 to a और अदरवाइज इनफाइनाइट। और ये पोटेंशियल आपको डिस्कस किया हुआ है। अनपर्टर्ड पोटेंशियल, इस पार्ट के लिए आपको अनपर्टर्ड एनर्जी 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, nx और ny पे। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर। nx ny की पॉसिबल वैल्यूज आपको
मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल जब डिस्कस किया है दैट टाइम पे आपको हिंट किया हुआ है। इट्स नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, ये नोटेशन भी आपको यहाँ पे साई nx ny नॉर्मलाइज्ड अनपर्टर्ड वेव फंक्शन फॉर्म हिंट किया हुआ है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 2/a sin nx पाई x/a sin ny पाई y/a। बट ये जो वेव फंक्शन होगा वो इनसाइड द वेल नॉन जीरो होगा, आउटसाइड द वेल ये जीरो बन जाएगा। इफ a perturbation is applied then the correction to energy of first excited state, अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी E11 बोथ क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू अगर प्लेस करेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा ये 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर। nx ny की एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर ग्राउंड स्टेट के लिए करेक्शन पूछा होता तो हम नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं। ये सिस्टम के लिए मैंने लेवल का नंबरिंग किया, अनपर्टर्ब्ड की एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए ये नॉन डिजेनरेट है, और जब नॉन डिजेनरेट है तो यहाँ पे आप नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। बट प्रॉब्लम है ग्राउंड स्टेट के लिए नहीं पूछा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये आप नेक्स्ट एनर्जी पे जाएंगे तो दीज टू क्वांटम नंबर में से किसी एक को आप इंक्रीज करेंगे। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये नेक्स्ट एनर्जी बनेगा, आप nx ny नोटेशन में ये 1 और 2 ले सकते हैं या 2 और 1 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, और एनर्जी बनेगा 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर। तो nx ny की यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 और 2 1, तो इसलिए ये एनर्जी 2 फोल्ड डिजेनरेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जब आप करेक्शन फाइंड करेंगे तो ये 2 फोल्ड डिजेनरेट केस होने से डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का मेथड आप अप्लाई करेंगे। अब इसी को मैंने अनपर्टर्ब्ड एनर्जी नोटेशन E2 नोट कर दिया। ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर है। सिस्टम के लिए ये नेक्स्ट नंबर की एनर्जी था, ग्राउंड लेवल के लिए 1 और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए मैंने 2 नोट कर दिया, बट ये 2 फोल्ड डिजेनरेट है। कैसे डिजेनरेट है वो आपको पहले भी हिंट किया हुआ है जब मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल बताएं, और आपको अगर भूल गए थे तो मैंने रिकॉल करा दिया। 2 फोल्ड डिजेनरेट है तो f की अल्फा की 2 वैल्यूज होंगी, एक 1 और एक 2। अल्फा वैल्यू 1 से लेके f तक जाता है f फोल्ड डिजेनरेट केस में। अब दीज पॉसिबिलिटीज के लिए आप वेव फंक्शंस फाइंड करेंगे, दीज पॉसिबिलिटी के लिए nx को एक बार 1 किया, एक बार 2 किया, तो 2/a sin पाई x/a sin 2 पाई x/a। nx को 2 किया, ny 1 होगा, 2/a sin पाई 2 पाई x/a sin पाई x/a। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, डिजेनरेट स्टेट के लिए नोटेशन था फाई एन अल्फा, तो यहाँ पे 2 नोटेशंस बनेंगे, एक तो n वैल्यू 2 है, फाई 21 और फाई 22, ये डिजेनरेट स्टेट्स के लिए नोटेशंस बनेंगे। इनमें से कोई एक स्टेट को आप फाई 21 कंसीडर कर लीजिए और एक स्टेट को फाई 22। इनसे डाउट नहीं क्रिएट करेंगे, ये nx ny की पॉसिबिलिटीज हैं, और बट यहाँ पे ये टर्म है वो n अल्फा है, जो आपको सेक्युलर डिटरमिनेंट फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे नोटेशंस। तो डबली डिजेनरेट केस है, तो यहाँ पे सेक्युलर डिटरमिनेंट में जो आप एलिमेंट्स फाइंड करेंगे तो फाई 21 hp फाई 21, ये मैं एलिमेंट का मैट्रिक्स
यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है 521 HP 522 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो मैंने आपको यहाँ पे सेक्युलर डिटरमिनेंट में नोट किए हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ये सेक्युलर डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर बनेगा। अब इसके एलिमेंट्स के फॉर्म को फाइंड करना है। फाइव टू वन HP 521 जनरली ये इंटीग्रेशन पार्ट जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑल स्पेस पे लिमिट होता है, बट यहाँ पे आप चेक करिए ये वेव फंक्शन x की 0 to a के लिए और y की 0 to a के लिए नॉन जीरो है, बाकी जीरो है। और परटर्वेशन पार्ट भी आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। परटर्वेशन पार्ट h डैश इज डिफाइंड एज v0 if x lies between 0 to a/2 और y lies between 0 to a/2 अदरवाइज 0। तो x और y की बीज लिमिट के लिए ये इंटीग्रल वैल्यू कन्वर्ट होगा, बाकी आउटसाइड दिस लिमिट वो 0 बन जाएगा। तो जब यहाँ पे ये इंटीग्रल पार्ट ओपन करेंगे तो ये डबल इंटीग्रल ओपन होगा, एक x के लिए और एक y के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो डी टर्म में 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे dx dy 521 स्टार HP 521 dx dy। जनरली लिमिट होगा -∞ टू +∞, जो अब से पहले भी आपको सजेस्ट किया है। बट जैसे ही आप ये फंक्शन का फॉर्म और HP का डेफिनेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे h डैश है, ये कांस्टेंट वैल्यू v0 है अगर x वैल्यू 0 to a/2 है, y वैल्यू 0 to a/2 है, तो 0 to a/2 ही ये लिमिट कंट्रीब्यूट करेगी। ये इंटीग्रेशन नॉन जीरो आएगा, बाकी के लिए 0 हो जाएगा। तो 0 to a/2 x के लिए, 0 to a/2 y के लिए। अब ये 5 to 1 का फॉर्म आपको यहाँ पे बताया है 2/a sin pi x/a sin 2 pi y/a 5 to 1, तो ये स्क्वायर हो गया dx dy। ये मैट्रिक्स एलिमेंट मैंने ओपन किया और यहाँ से ये फंक्शन यूज करके मैंने ये फॉर्म नोट कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं x वाले इंटीग्रल और y वाले इंटीग्रल सेपरेट कर रहा हूँ। v0 sh इंटीग्रेशन फॉर x कंपोनेंट 0 to a/2 2/a sin स्क्वायर pi x/a dx 0 to a/2 2/a sin स्क्वायर 2 pi y/a dy। क्या ये इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? ये लास्ट लेक्चर में आपको सजेस्ट किया था, ये इंटीग्रल वैल्यू 1/2 है, ये इंटीग्रल वैल्यू 1/2 है, तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है? बोलिए। नो सर। नो सर, सर कर नो लिया। सर। ये v0/4 बन, ये जब भी ये रिपीट होगा कहीं पे इस फॉर्म में, ये ऑलवेज प्रोबेबिलिटी बनेगा, और प्रोबेबिलिटी आपको लेफ्ट हाफ के लिए हाफ बताया है, ये भी लेफ्ट हाफ के लिए प्रोबेबिलिटी है y कंपोनेंट। तो ये बोथ का प्रोडक्ट किया तो v0/4 आपको यहाँ पे रिजल्ट बन गया। मैं अब ये कंपोनेंट फाइंड कर रहा हूँ 522 HP 522। v0 0 to a/2 0 to a/2
2/a स्क्वायर। 5 to 2 के लिए ये फॉर्म है, x का कोफिशिएंट 2π/a और y का π/a। साइन स्क्वायर 2πx/a साइन स्क्वायर πy/a dx dy। फिर से इसको रीअरेंज करेंगे, x और y डिपेंडेंट इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो 2/a साइन स्क्वायर 2πx/a dx and this integration represent probability of finding the particle in left half for n equals to 2 state। और nth स्टेट के लिए वो सिंगल स्टेट के लिए हाफ आता है, तो फिर से ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलर अप्रोच y डिपेंडेंट इंटीग्रेशन के लिए। तो ये V0/4 आ गया। अब नेक्स्ट 521 HP 522। मैं x और y डिपेंडेंट इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ। 2/a साइन 2/1 से आर्गुमेंट में π/a बनेगा x के लिए, और 2/2 से ये 2π/a बनेगा। तो साइन πx/a साइन 2πx/a dx। y डिपेंडेंट टर्म 0 to a/2 2/a साइन 2πy/a साइन πy/a dy। अगर आप ये इंटीग्रेशन फाइंड कर लें तो ये इंटीग्रेशन वैल्यू सेम आएगा। ये पॉइंट भी क्लियर है सभी को? 2 इंटीग्रेशन है यहाँ पे। अगर x डिपेंडेंट इंटीग्रेशन आप फाइंड कर लें तो y डिपेंडेंट इंटीग्रेशन आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों वैल्यू सेम मिलेंगी। डेफिनेट इंटीग्रल के रिजल्ट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होते हैं अगर लिमिट मैच करती हो और फॉर्म मैच करता हो। तो चेक कर लीजिए, फॉर्म मैच करता है और लिमिट भी मैच करती है, तो कोई एक इंटीग्रल आप फाइंड कर लेंगे तो अनदर आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी से 0 to a/2 2/a साइन πx/a साइन 2πx/a dx। ये इंटीग्रल को आप कैलकुलेट करें। 1/a आउटर में मैंने नोट कर दिया। 2 साइन ए साइन बी का एक्सप्रेशन अगर आप यूज करेंगे तो cos a - b माइनस cos a + b। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल किया तो साइन πx/a डिवाइडेड बाई π/a इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a/2 माइनस साइन 3πx/a डिवाइडेड बाई 3π/a इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a/2। अब ये इंटीग्रल लिमिट प्लेस कर लीजिए, आपको रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। ये कंपेयर करिए, 4/3π बन रहा होगा। एक बार चेक कर लीजिए। मैच कर रहा है? यस सर। यस सर। तो ये जो ब्रैकेट है ये इस टर्म की वैल्यू 4/3π आई और 4/3π इसके लिए भी बनेगी। तो आपको ये मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड हो गया। 521 HP 521 इज इक्वल टू V0 4/3π स्क्वायर
that is 16 by 9 pi square V नॉट। सेम वैल्यू जो नेक्स्ट एलिमेंट है 522, सॉरी यहाँ पे था, आपने फाइंड किया 521 522 522 HP 521 के लिए आपको फिर से फाइंड नहीं करना पड़ेगा, इसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप फाइंड करेंगे तो इंटीग्रल मेथड आपको स्किप होके सेम वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे ईच एलिमेंट में डबल इंटीग्रेशंस थे, 4 एलिमेंट्स थे, तो टोटल 8 इंटीग्रेशंस आपको सॉल्व करने पड़ रहे थे। तो यहाँ पे 4 इंटीग्रेशंस तो मैंने आपको डायरेक्ट नोट करा दिए, ओनली 1 इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ा 8 इंटीग्रेशन से। अब सेक्युलर डिटरमिनेंट में प्लेस कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ये डायगोनल वाले टर्म्स V0/4 थे, V0/4 माइनस करेक्शन इन एनर्जी, ये टर्म था 16 V0/9 पाई स्क्वायर, 16 V0/9 पाई स्क्वायर, V0/4 माइनस करेक्शन इन एनर्जी, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। V0/4 माइनस करेक्शन इन एनर्जी होल स्क्वायर माइनस 16 V0/9 पाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको रिलेशन बनेगा V0/4 माइनस करेक्शन इन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 V0/9 पाई स्क्वायर। अब करेक्शन के लिए इसको सिंप्लीफाई करें, E21 को, तो ये टर्म V0/4 माइनस और प्लस 16 V0/9 पाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ से V0/4 कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस ये 64/9 पाई स्क्वायर। दिस इज द करेक्शन इन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइज स्टेट। सेकंड ऑप्शन रख देंगे। तो सम प्रॉब्लम्स डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी पे भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या मेथड अप्लाई करें, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट, फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 96, सॉरी 90, पेज नंबर 96, प्रॉब्लम नंबर 3। एक मिनट पीछे आ जाइए, पीछे वाले स्लाइड। खड़ी है इरेजर कट से नो गए तो चेयर फाइट कर ले। पेज नंबर 96, प्रॉब्लम नंबर 3। Consider a quantum particle of mass m in one dimension in an infinite potential well v function of x is equal to 0 for x lies between -a/2 to
plus a by 2, otherwise infinite. A small perturbation v dash x is equal to 2 epsilon mod x by a is added. The change in ground state energy to order epsilon power 1. It means first order correction आपको फाइंड करना है. एप्सिलॉन पावर 1 में आपको रिजल्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए फाइंड करना है. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल से आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन सभी को कंफर्म होना चाहिए. स्क्वायर रूट 2 बाई विड्थ ग्राउंड स्टेट के लिए कॉस आएगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक पोटेंशियल की कंडीशन है. पाई एक्स बाई ए इनसाइड द वेल, अदरवाइज 0. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, चाहे आप इसको phi 1 नोटेशन यूज कर लें, चाहे नोटेशन से आपको डाउट नहीं होना है. ये इंटीग्रेशन पार्ट ओपन करेंगे तो माइनस a बाई 2 प्लस a बाई 2. phi 1 स्टार phi 1 करेंगे तो ये कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया. ये कांस्टेंट टर्म cos स्क्वायर पाई x बाई a mod x dx 4 एप्सिलॉन बाई a स्क्वायर. लिमिट इक्वल अपोजिट है और इंटीग्रेंड वैल्यू इवन है, तो लिमिट को आप 2 टाइम्स 0 टू पॉजिटिव पार्ट के लिए कन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव लिमिट के लिए मॉड वैल्यू प्लस होगा. इस कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 नोट करेंगे. फोर एप्सिलॉन बाई ए स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू a बाई 2 प्लस डिवाइड बाय 2 भी है. फिर से बोलिए. 2 cos स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा. ये लिमिट को 0 टू पॉजिटिव पार्ट करने के साथ भी एक 2 आएगा, उससे एडजस्ट हो गया. कंफर्म हुआ या अभी भी डाउट है? हो गया सर. थैंक इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल 1, सेकंड का इंटीग्रल साइन 2 पाई x बाई a डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई a. फिर से इंटीग्रल, तो फिर साइन का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस बनेगा और डिवाइड में 2 पाई बाई a का स्क्वायर बनेगा. अब यहाँ पे लिमिट वैल्यूज प्लेस कर लीजिए. ये टर्म a स्क्वायर बाई 8 बनेगा. 4 एप्सिलॉन बाई a स्क्वायर बाई 8. जब x को a बाई 2 प्लेस करेंगे तो साइन पाई बन गया, साइन पाई 0 और लोअर लिमिट पे
x को 0 किया तो ये 0, तो सेकेंड टर्म अपर और लोअर लिमिट बोथ पे 0 बन जाएगा। अब थर्ड टर्म पे आइए, ये a स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, अपर लिमिट पे ये cos पाई बनेगा और लोअर लिमिट पे cos 0। a स्क्वायर कॉमन लेके एडजस्ट हो गया, फर्स्ट टर्म 1/8, अब ये cos पाई -1 ये -2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से आप 2 पाई, ये टर्म 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, साइन का मिस्टेक हुआ है क्या? तो cos वाला LCM इंटीग्रल भी 0 ठीक है। है, 0 नहीं होगा। ये नहीं होगा देखिए ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और 4 एप्सिलॉन 1/8 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर, यहाँ से ये एलसीएम लेंगे, सर ये ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो ये कंपेयर कर सकते हैं ये टर्म को, ये पाई स्क्वायर -4, एप्सिलॉन बाई 2 पाई स्क्वायर -4, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब मैंने ये 4 प्रॉब्लम्स के नंबर आपको नोट किए हैं, ये प्रॉब्लम आप कंपेयर करिए, या तो असाइनमेंट 5th में है या 6th में है, बट प्रॉब्लम में पर्टर्वेशन टर्म यूज किया हुआ है, तो वो बाई मिस्टेक वहां पे उस असाइनमेंट में इंक्लूड है, बाकी प्रॉब्लम पर्टर्वेशन का है, एक बार चेक कर लीजिए 74 पे 25। असाइनमेंट 6 में है 74 पे 25, कंसीडर द डिजेनरेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n equal to 2 l equal to 1 for hydrogen atom, it is Hamiltonian is modified by adding h1 equal to alpha by h cross lx, where lx is the x component of orbital angular momentum. The changes in energy of the states leveled by m equal to 0, +1 and -1 are respectively. स्टेटमेंट में मेंशन किया है हैमिल्टोनियन मॉडिफाइड बाय, तो मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे पर्टर्वेशन टर्म आप ऐड कर रहे हैं, अनपर्टर्ड पार्ट में h1 पर्टर्वेशन हैमिल्टोनियन है, तो पर्टर्वेशन थ्योरी से प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। तो ये 4 प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करके लाएंगे। लेक्चर का टाइम 2 to 4 था, तो टाइम हो गया है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को आप ट्राई कर लेंगे, 4 प्रॉब्लम्स हैं, ट्राई सभी करेंगे, रिपीटेड कंसेप्ट होंगे इनमें। और नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएशनल मेथड और WKB मेथड पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर स्कैटरिंग, जिससे टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल पे बेस जितने भी मेथड्स हैं वो कंफर्म हो जाएं, फिर उसके बाद टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी पे चलें। थैंक यू सर।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स मैंने नोट कराई हैं वो जरूर ट्राई करेंगे एक बार। सर 17 नंबर स्लाइड। कोई अच्छे हैं, मैं मैसेज किया है सर स्लाइड 18 में, आपने जो फर्स्ट इंटीग्रेशन नोट किया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो मैंने कल भी आप ही लोगों से ट्राई कराया था और ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके भी बताया है एक्सपोनेंशियल आइटा वाले टर्म्स को। और मैंने आपको आज भी ये सजेस्ट किया है कि ये आप लास्ट लेक्चर में मैंने हिंट किया है, ये पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप आर डिपेंडेंट और थीटा डिपेंडेंट टर्म को भूल जाइए, सिर्फ फाई डिपेंडेंट टर्म पे आइए। ये फाई डिपेंडेंट टर्म जब जीरो हो जाएगा तो टोटल वैल्यू जीरो बन जाएगी, और ये कब जीरो बनेगा वो आपको ये हिंट किया हुआ है। ये वैल्यू को चेक करिए, जब ये एम और एम डैश दोनों डिफरेंट होंगे तो ये लास्ट लेक्चर में आपको कल जीरो बताया हुआ है। अगर ये सेम होंगे तो ये टर्म नॉन जीरो बनेगा, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे हिंट किया है। और तो नहीं पूछना किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ।